जी अस्सलाम वालेकुम, राना मुबशर है। अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो और लाइक कर रहे हो और मेरी वीडियोस का भी सबको लाइक कर रहे हो। सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मेरी आने वाली जो वीडियोस होंगी वो एक ख़ास पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में होंगी। तो आज जिस सब्जेक्ट को मैं लेके आया हूँ आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए, द मोस्ट क्रूशल सब्जेक्ट है और द मोस्ट क्रूशल पेपर है। वो सबको पता है कि वो कौन सा पेपर होता है, और वो है इंग्लिश एसे का पेपर। आप लोग जानते हैं कि 100 मार्क्स का हमने कैसे लिखना होता है। 3000 के अराउंड हमने वर्ड्स लिखने होते हैं। 3 घंटे का हमारे पास टाइम होता है। a lot of the choice हमारे पास मौजूद होती है। 10 टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक को हमने सिलेक्ट करके और उसके बारे में हमने ऐसे लिखना होता है। ये वो चीज़ें हैं जो सब लोग जानते हैं। अब हमने कैसे पास किया, हमने कैसे स्कोर थोड़ा हाई लिए एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को वो टेक्निक्स बताना चाहता हूँ इंग्लिश ऐसे के बारे में। आपको पता है कि सबसे पहले जो चीज़ इंग्लिश ऐसे के बारे में जो लिखी जाती है वो थीसिस स्टेटमेंट होती है। आप सब जानते हैं। और फिर उसके बारे में उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इंट्रोडक्शन देते हैं। फिर हमारी मेन बॉडी स्टार्ट हो जाती है। देन कंक्लूजन की तरफ हम लोग जाते हैं। इन सब चीज़ों से पहले भी एक चीज़ होती है जिसको हम आउटलाइन कहते हैं। आउटलाइंस होती हैं। मेरे पास जो क्यूरीज आती हैं एज़ टीचर, एज़ CSS मेंटोर, एज़ असिस्टेंट कमिश्नर, जो मेरे पास क्यूरीज आती हैं कि भाई आउटलाइंस कैसे बनानी है, कि भाई थीसिस स्टेटमेंट हमने कैसे लिखनी है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो जब हम 10 एसेस की लिस्ट पढ़ते हैं ना, तो हमें एक वो वाला टॉपिक सिलेक्ट करना चाहिए लिखने के लिए, वो वाला ऐसे सिलेक्ट करना चाहिए लिखने के लिए कि जिसके ऊपर हमारी कमेंट बहुत ज़्यादा है, हमारी उसके ऊपर रिसर्च बहुत ज़्यादा है। आप लोगों को पता है कि यार एक इंग्लिश ऐसे लिखने के लिए क्या ये ज़रूरी होता है कि भाई क्या ये कंपल्सरी है कि भाई 500-600 वर्ड्स बस लिख दें ना? नहीं। आप लोगों को पता है कि 2500 से लेकर 3000 तक वर्ड्स हमने ऑलमोस्ट लिखने होते हैं। तो इट मीन्स कि आपका जो टॉपिक है वो एक रिसर्च बेस्ड टॉपिक होता है। आपकी फुल एंड फाइनल रिसर्च होनी चाहिए उस टॉपिक के बारे में जो आप सिलेक्ट कर रहे हो। आपके अगर कोई इकोनॉमी के ऊपर या कोई ऐसे आ जाता है जिसके ऊपर फिगर्स मतलब जो है ना वो इनपुट हमें फिगर्स की देनी पड़ती है, तो आपके स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। आपका सर्वे बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप ऐसा टॉपिक सिलेक्ट करो लिखने के लिए जिसके ऊपर आपका आपका लोग ग्रिप है, फुल रिसर्च है। इंग्लिश ऐसे जो होता है वो एक रिसर्च बेस्ड टॉपिक होता है। ठीक होगी बात? आपकी सिलेक्शन हो गई टॉपिक की कि भाई जिसके ऊपर आपकी फुल कमांड है, आपने वो वाला सिलेक्ट कर लिया। देन आप क्या करते हैं? देन जो दूसरा पॉइंट है, फिर आप आउटलाइंस की तरफ मूव करते हैं। आउटलाइंस क्या होती हैं? आप लोगों को पता है कि आउटलाइंस बनाते वक्त ऑलमोस्ट हमारे 35 से 45 मिनट भी पास टाइम लग जाते हैं। आउटलाइंस जो होती हैं ये आप कह लो कि जो एग्जामिनर और जो चेकर होता है पेपर का, आपकी आउटलाइंस देख के ही वो डिसाइड कर लेता है कि भाई मैंने इसको मार्क्स कितने देने हैं, मैंने आया कि इसको पास करना है या कि फेल करना है। वो आपकी आउटलाइंस को ही देख के अब आप कह लो कि डिसाइड कर लो। आउटलाइंस आर जस्ट लाइक योर मिरर। ये एक आईने की तरह होती हैं। ठीक होगी बात? और आउटलाइंस कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि भाई 2 पेजेस की होने चाहिए, 3 पेजेस की होने चाहिए, 2.5 पेजेस। भाई ये तो आप पे डिपेंड करता है ना यार, कि आपके पास मटेरियल कितना है, आपने कितना उसको इनपुट देनी है। लेकिन नॉर्मल जो होता है
नॉर्मल आउटलाइंस के अंदर आप कोई भी जो टॉपिक सेलेक्ट करते हो उसका हल्का सा थीसिस स्टेटमेंट लिखते हो, फिर इंट्रोडक्शन देते हो, फिर एक करंट सिनेरियो देते हो। फ़र्ज़ किया एजुकेशन के बारे में ऐसे आता है, तो आप तो पहले एजुकेशन को डिफ़ाइन करोगे कि एजुकेशन होती कितनी क्या है, फिर एजुकेशन की टाइप्स आप लिखोगे, फिर उसके बाद आप लोग एक करंट सिनेरियो ऑल ओवर द वर्ल्ड के बारे में आप बताओगे, फिर पर्टिकुलर पाकिस्तान के आप कह लो कि एजुकेशन सिस्टम की आप बात करोगे। अल्टीमेटली जो एग्जामिनर होता है वो पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के बारे में पूछ रहा होता है। तो ये चीज़ें आपने आउटलाइंस में, फिर एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूँ तो भाई एजुकेशन के ड्रॉबैक्स आप कह लो, ये जो एजुकेशन सिस्टम हमारा फेलियर हो रहा है ये क्यों हो रहा है, इसकी रीज़न्स क्या हैं, उसके बाद इसकी सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पेक्ट्स पड़ते हैं भाई अगर एजुकेशन सिस्टम फेल हो जाए तो। फिर उसके बाद हमारी जो मेन चीज़ होती है, फिर क्या कहते हैं कि हमारी सजेशंस होती हैं, वेज फॉरवर्ड्स होते हैं, फिर कंक्लूजन की तरफ आप लोगों ने जाना होता है। तो ये जो आउटलाइंस होती हैं दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग टू पास इंग्लिश ऐसे पेपर। आउटलाइन के बाद दूसरा पॉइंट क्या है, थीसिस स्टेटमेंट। और भाई थीसिस स्टेटमेंट ये आपने एक पैराग्राफ नहीं लिखना होता थीसिस स्टेटमेंट का, आपने जस्ट 2 सेंटेंस एक किस्म के लिखने हैं। लिखना तो एक ही सेंटेंस चाहिए, लेकिन अगर सेंटेंस थोड़ा लेंथी भी हो गया, 2 सेंटेंसेस तक भी आपकी स्टेटमेंट चलेगी तो इट्स नॉट अ बिग डील, कोई मसले वाली बात नहीं है। थीसिस स्टेटमेंट के अंदर आपको पॉइंट ऑफ व्यू 1000% क्लियर होना चाहिए कि मैं लिखने क्या जा रहा हूँ, ठीक होगी बात। उसके बाद इंट्रो आता है। इंट्रो के बाद, इंट्रो में तो आप लोगों को मैंने बताया कि आप एजुकेशन को डिफ़ाइन करते हो। अगर आप एजुकेशन का कोई ऐसे है या कोई भी आपने सेलेक्ट किया हुआ उसके आप कह लो रेलिवेंट आप 2 से 3 पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ भी बास टाइम हो जाते हैं, 1.5 पेजेस भी आपका हो जाता है। तो 1.5 से 2 पेजेस का आपका इंट्रो आप कह लो कि 1.5 पेज का एक अच्छा खासा इंट्रो होता है। देन मेन बॉडी के अंदर जैसे मैंने आउटलाइन के अंदर आप लोगों को बताया कि भाई उसके रीज़न्स लिखनी है, फेलियर ऑफ एजुकेशन सिस्टम, फिर इम्पैक्ट ऑफ द सोसाइटी लिखना है, फिर आप कह लो कि सजेशंस हमने देनी है। तो ये सारे आपकी आप कह लो कि मेन बॉडी। फिर आता है जो मेन आप कह लो कि कोर थीम होता है ऐसे का, वो होता है आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन के अंदर एक्चुअल आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे होते हो। कंक्लूजन के अंदर आप लोग अपना एनालिसिस दे रहे होते हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 4 से 5 आप कह लो कि चीज़ें हैं, आउटलाइंस होगी, थीसिस स्टेटमेंट होगी, उसके बाद इंट्रोडक्शन हो गया, मेन बॉडी हो गया, कंक्लूजन, ये 5 चीज़ें बनती हैं। 5 चीज़ें क्या आपको पास करने के लिए काफ़ी हैं? बिल्कुल काफ़ी हैं, बिल्कुल काफ़ी हैं। लेकिन क्या एग्जामिनर ने एक एक वर्ड पढ़ना है, एक एक लाइन पढ़नी है आपकी? पढ़ते भी हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है 90% मैं आपको बता रहा हूँ 90% ऐसा ही होता है कि भाई जब आपकी आउटलाइन उसने पढ़ी ना एग्जामिनर ने, देन थीसिस स्टेटमेंट पढ़ा, देन आपका इंट्रो पढ़ा, उसी टाइम वो माइंडसेट अपना कर लेता है कि मैंने इसको पास करना है कि नहीं भरना। और ये आप लोगों ने लिख तो दिया, आप चीज़ आपके पास मटेरियल है किसी रेलेवेंट ऐसे के, आपने लिख दिया, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो ब्लंडर होता है, जिसे मैं कहता हूँ कि गुनाह कबीरा है, वो 2 चीज़ें हैं। वो कौन सी हैं 2 चीज़ें गुनाह कबीरा? एक आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, एक हो गया गुनाह कबीरा है ये इंग्लिश ऐसे के पेपर में, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। दूसरा जो गुनाह कबीरा है अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, वो है स्पेल मिस्टेक। आपकी स्पेल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक बताऊँ आपको लोग कब करते हैं? जब बहुत अच्छी वकेब यूज़ करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। एक वर्ड है कोई भी, उसके कोई 5-7 सिनोनिम्स हैं, वो लोग क्या करते हैं कि अपना अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए कि वो सबसे जो मुश्किल वर्ड होता है उसको वो चूज़ करके डालने की कोशिश करते हैं। भाई डालना चाहिए, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि जो हम लिख रहे हैं, जो हम एग्जामिनर को समझाना चाह रहे हैं, क्या वो मेरे इन वर्ड से उसको समझ भी आएगी या नहीं आएगी? इस बात का बहुत ध्यान रखना आप लोगों ने। सबसे पहले आउटलाइन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, वहीं से आप लोग पास हो जाते हैं।
फ़र्ज़ किया कि आप 70% उधर से पास हो गए, बाकी 30% बचा। 30% आपका थीसिस स्टेटमेंट, इंट्रो, इसमें से भी 20% आप लोगों को वो उसका एग्जामिनर का माइंड बन सकता है। 90% आप पास हो गए तो आप पास हैं। देन आपका कंक्लूजन होता है बहुत अच्छा। ठीक होगी बात? तो मेरे ख़्याल के मुताबिक आप लोगों को मेरी ये बातें अच्छी लगेंगी और समझ आएंगी कि इंग्लिश ऐसे को कैसे डील करना है। ठीक होगी बात? इसी तरह मेरी आने वाली वीडियोस में मैं दूसरे पेपर्स के बारे में बताऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, शेयर करना मत भूलें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।